हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज के वीडियो में यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसको 4 लेवल्स में कैटेगराइज किया गया है। हम प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो 4 लेवल्स में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इसके पहले पेप्टाइड लिंकेज वाला वीडियो देख लीजिए एंड अमीनो एसिड, जो इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स मैंने करवाए थे, वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर काम में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े और आपको डिफिकल्टी ना आए, इसलिए आप प्रीवियस वीडियो, जो 2 वीडियो मैंने बताए, वो स्पेशली आप देख ही लीजिए, ठीक है। चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम यहाँ पर मेनली 2 स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टर्शियरी और क्वाटरनरी इतनी एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, समराइज कर दूंगा उनको, है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी को हम अच्छे से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब प्रोटीन की स्ट्रक्चर हम पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। देखिए, एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड है। हम जो ईयरफोन यूज़ करते हैं, सभी यूज़ करते हैं, है ना। अभी जो ब्लूटूथ वाले आ रहे हैं वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो वायर वाले होते हैं, है ना, केबल वाले, उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर सपोज करते हैं, सबके साथ हुआ ऐसा कि वो पूरी तरह से उलझ गए, गुत्थम गुत्था हो गए, है ना, पूरी तरह से उलझ गए हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया है कि भाई सही हो ही नहीं रहे। आपने एक छोटे बच्चे को दे दिया तो उसने पूरा गुत्थम गुत्थी कर दी उसकी, है ना, सुलझ नहीं रहे। तो वो स्ट्रक्चर जो है वो आपको कैसी दिखेगी, कुछ इस तरह से दिखेगी, है ना। ये आपके ईयरफोन है, ये पूरी तरह से गुत्थम गुत्था हो गए इस तरह से। तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे इसको सही करना है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, अब इससे आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा देखा कि भाई हाँ ये ऐसा है वैसा है, थोड़ा सा इसको सुलझाया, है ना। सुलझाने के बाद में क्या हुआ कि आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिली, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देखेंगे आप और ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ी सी सुलझी हुई स्ट्रक्चर है। तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर हो गई प्रोटीन की। अब इस स्ट्रक्चर को, ये जो ईयरफोन थे, इनको थोड़ा सा और आपने सुलझाया, है ना, मतलब कि सिंप्लीफाई किया, तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिली, है ना, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिली। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गई प्रोटीन की। अब आपने इसको और अच्छे से सुलझाया, क्योंकि अब आप यहां से अच्छे से इसको सही कर सकते हैं, है ना, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो अब आपको मिली कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, ये तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, है ना। एग्जाम्पल क्लियर है। देखिए, हमारे पास हम जब नए नए लाते हैं तो कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छे होते हैं, है ना, तो केबल बिल्कुल सही होती है। फिर थोड़े से पुराने होते हैं, फिर हम उनको इस तरह से मैनेज करके नहीं रख पाते हैं तो थोड़े से उलझ जाते हैं वो। फिर ऐसे उलझ गए, आपने किसी छोटे बच्चे को दे दिए तो उसने पूरी तरह से मामला कॉम्प्लिकेटेड ही कर दिया, तो अब ये ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की वो कुछ इस तरह से होंगी, जिसमें अल्फा अमीनो एसिड्स या जो पेप्टाइड चेन है वो कुछ इस तरह से दिखेगी, है ना, लीनियरली। और यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगी कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है यही यहां पर कॉइल्ड हो जाएगी और कुछ इस तरह से यहां पर स्ट्रक्चर बनेगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। और 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की, इसमें क्या होता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है जो 2 डिग्री में है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है, ये थोड़ी सी और कोइल्ड अप हो जाती है ना, थोड़ी और कोइल्ड अप हो जाती है और 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है प्रोटीन की। और ये 3 डिग्री या टर्शियरी स्ट्रक्चर फिर आगे और सुपर कोइल्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और यहाँ पर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। क्लियर कर दूं मैं, 1 या 2 नहीं, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है और इस तरह से एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड मामला बन जाता है। तो इसे हम प्रोटीन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर है ना। तो जो आपकी बुक है एनसीईआरटी या दूसरी कोई भी बुक हो, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है ना, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम क्लियर करते हैं तो इजीली हम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी थ्योरी हो, अगर डेली लाइफ से हम देखें, उसको समझें, तो आप इजीली क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए, अब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोटीन की। चलिए, तो इसमें क्या लिखा है देखते हैं। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो
एसिड्स, है ना। प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट प्रोटीन की क्या होती है, अल्फा अमीनो एसिड। इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया था, अमीनो एसिड वाली और पेप्टाइड लिंकेज वाली वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। तो प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। आगे लिखा है दिस पॉलीमर्स या फिर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड भी हम कह सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड विथ ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, है ना। यहां पर जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक स्पेशल सीक्वेंस में, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज्ड रहेंगे और उससे एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, है ना। एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर में अल्फा अमीनो एसिड्स का, ठीक है। आगे लिखा है दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और ये स्पेशल सीक्वेंस, ये जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड्स का, उसे ही हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं प्रोटीन की। क्लियर। आगे लिखा है एनी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स और प्राइमरी स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन, ठीक है। यहां पर अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में, यानी कि जो सीक्वेंस है अल्फा अमीनो एसिड का, उसका अगर सीक्वेंस हम चेंज कर दें, है ना, एलानिन की जगह वेलिन कर दे, आइसोल्यूसिन कर दे, कुछ इस तरह से, एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा, तो कुछ डिफरेंट प्रोटीन तैयार हो जाता है ना। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि हमने लिया यहां पर एलानिन, है ना, एलानिन से कनेक्ट कर दिया हमने वेलिन, वेलिन से कनेक्ट कर दिया हमने आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन से कनेक्ट कर दिया हमने ग्लाइसिन, ठीक है। कुछ इस तरह से यहां पर फिर से एलानिन, यहां पर फिर से आइसोल्यूसिन, कुछ इस तरह से अगर हमने कनेक्ट कर दिया अलग अलग अमीनो एसिड्स को, तो यहां पर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर सपोज करते हैं कि यहां पर तो एलानिन हमने एज इट इज रहने दिया, वेलिन भी एज इट इज रहने दिया, यहां पर आइसोल्यूसिन की जगह हमने ग्लाइसिन कर दिया और ग्लाइसिन की जगह हमने आइसोल्यूसिन कर दिया, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज है यहां पर, तो यहां पर कोई डिफरेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, डिफरेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये एक लीनियर चेन होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें अल्फा अमीनो एसिड क्लियरली विजिबल होते हैं, तो उनका हम अलग से स्टडी कर सकते हैं हम, है ना। अल्फा अमीनो एसिड की स्टडी हम यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि ये क्लियरली विजिबल होते हैं। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर की। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स की, ठीक है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉइल्ड हो जाती है तो वहां पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है। आप यहां पर स्लाइड में भी देख सकते हैं इस चीज को, है ना। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी प्रोटीन की, है ना, एक मतलब धागे, है ना, जिसको थ्रेड कहते हैं, तो इस तरह से दिख रही है प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉइल्ड अप हो रही है ना। जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसको अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी और ज्यादा कोइल्ड अप हो जाएगी, है ना। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन की बहुत ज्यादा सुपर कोइल्ड हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो वहां पर हमें अल्फा अमीनो एसिड्स या पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्लियरली विजिबल नहीं होती है ना। आगे पीछे गुत्थम गुत्था हो रही है, क्लियरली हमें विजिबल नहीं हो रही है, ठीक है। तो आई होप प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है विद एग्जांपल्स। चलिए गाइस, अब प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो लिखा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिव्स द मैनर इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फोल्डेड और अरेंज्ड, देयरफॉर इट गिव्स द शेप ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें ये बताती है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो किस तरह से फोल्डेड या किस तरह से अरेंज होती है, और पॉलीपेप्टाइड चेन के अरेंजमेंट के थ्रू ही हमें पता चलता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल का शेप कैसा है ना। प्रोटीन मॉलिक्यूल का शेप कौन डिसाइड करता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है वो किस तरह से फोल्डेड है या किस तरह से अरेंज है, ये डिसाइड करता है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या लिखा है इसमें। Secondary structure of protein consists of two different structures, है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी दो अलग अलग या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर कंसिस्ट करती है। इसमें दो स्ट्रक्चर्स होती है, पहली है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड दूसरी है बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। अब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या लिखा है देखते हैं। इट इज द स्ट्रक्चर इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन forms all possible hydrogen bonds by twisting into a right-handed screw called helix with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded
टू कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ अनएडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पर बुक में जो आपको थ्योरी दी हुई है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसको अपने लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इजीली ये क्लियर कर पाएंगे, है ना। टेंशन नहीं लेना है जो थ्योरी लिखी है उससे, है ना। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए आप, ठीक है। देखिए अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अब पॉलीपेप्टाइड चेन में हमें पता है कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में, वो सभी पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेंगे, यहां पर आप स्लाइड में देख सकते हैं, क्लियरली आपको विजिबल होगा कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में हमें पता है एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो यहां पर अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कह दें हम कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन, है ना, अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन एंड कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इंट्रामोलिक्यूलर होती है। याद रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि जो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और किसके थ्रू ये स्टेबल होती है, ये स्ट्रक्चर किसके थ्रू स्टेबल होती है ना। तो इसको स्टेबिलिटी कौन देता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स देता है, ठीक है। और ये किन किन के बीच फॉर्म होता है, NH ग्रुप के बीच में और कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में, NH ग्रुप का हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन, है ना। स्लाइड में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि हर एक टर्न पर, है ना, हर एक जो हेलिकल शेप है ना, हेलिकल शेप के कारण ही इसे हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो जो हर एक टर्न है वहां पर अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सो इसीलिए ये स्टेबल होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट लिखा है बीटा प्लीटेड शीट। अब इसमें है इन बीटा स्ट्रक्चर ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लाइड साइड बाय साइड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। द स्ट्रक्चर रिसेंबल्स द pleated folds of drapery and therefore is known as beta pleated sheets, है ना। यहां पर भी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा मामला, इसको मैं आपके लिए इजी कर देता हूं। देखिए अब यहां पर जो बीटा प्लीटेड शीट है, दो स्ट्रक्चर होती है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। तो बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है कि जो पेप्टाइड चेन होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, मतलब कि जहां तक स्ट्रेच हो सकती है वहां तक स्ट्रेच हो जाती है और फिर लाई करती है साइड बाय साइड, है ना, मतलब कि साइड बाय साइड लाइन लाई करती है। ओके, अब यहां पर जो इसको स्टेबिलिटी देता है वो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, ठीक है। अब मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, यहां पर प्रैक्टिकल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। जब तक आप इस चैनल पर आए हैं सारी टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है आपको मैं यहां पर स्लाइड में भी बताऊंगा, पर पहले आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, ये बीटा प्लीटेड शीट की स्ट्रक्चर भी होती है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, देखिए साइड बाय साइड है ना। एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरह से। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन में जो यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप और अमीनो ग्रुप है उनके बीच में यहां पर फिर से इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। आप यहां पर स्लाइड में भी देख सकते हैं कि किस तरह से बीटा प्लीटेड शीट की या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर यहां पर बनती है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि एक ही अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, है ना, जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्लाइड में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। अब बात आती है, एक सवाल आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि सर ने यहाँ तो स्लाइड में बता दिया कि ये ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, अब अगर हम बनाने जाएंगे तो कितना टाइम हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रक्चर का डायग्राम आपको बनाने के लिए एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, है ना। सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो उनको आपको फोकस करना है, ध्यान से देखना है ना। तो आप टेंशन ना लें कि ये स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, यहाँ तो स्लाइड में बता दी सर ने, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्लियर है
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बीटा प्लेटेड शीट में, और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, और यहाँ पर दो अलग अलग नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, अब बात आती है कि इसे बीटा प्लेटेड शीट क्यों कहते हैं, है ना, इसे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हेलिकल होती है ना, तो इसलिए हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर बीटा प्लेटेड शीट में बीटा प्लेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आपने पर्दा देखा है, यहाँ पर स्लाइड में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो पर्दा है ये कुछ इस तरह से फोल्ड होता है, मतलब कि प्लीटेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है इस शीट की, पर्दे जैसी, है ना, पर्दा जैसा होता है ना ये इस तरह से, मतलब कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखिए, तो इस पर्दे के जैसे इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, शीट लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है ना, ये ऐसे फोल्ड होता है जैसे कि कोई ड्रेपरी या पर्दा है ना, तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बीटा प्लीटेड शीट हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए इस चैनल पर, प्लीज गाइज अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक किए बिना जाना नहीं है आपको, ठीक है, और अगर आप इन वीडियोस का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे बच्चों के साथ में भी इन्हें शेयर जरूर करना है, ताकि दूसरे बच्चे भी इनका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो देखिए स्लाइड के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कुछ बनती हैं, तो उनको आपको पूरा करना है ना, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है सभी बच्चों के साथ में, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है।